ट्रांसफॉर्मर ईएमआई का आखिरी टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर का एक ही काम है, ये क्या करता है, ये आपको वोल्टेज प्रदान करता है या आपसे वोल्टेज छीन लेता है। ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को मेंटेन करना। अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो ट्रांसफॉर्मर का एक ही काम होता है कि वोल्टेज रेगुलेट रहे, हर घर में 220 के आसपास वोल्टेज पहुंच जाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का काम है हर घर में 220 के आसपास वोल्टेज पहुंच जाए। अगर कोई मुझसे पूछे पेपर में आ गया व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, क्या लिख के आए? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। इतना ही लिख के आना है। इट इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाने या वोल्टेज को घटाने का काम करता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। यहां तो वोल्टेज बढ़ाएगा, यहां तो वोल्टेज घटाएगा। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर भाई साहब ऐसे दिखते हैं असल में। इसके अंदर ये देख रहे हो बहुत सारे फ्रेम देख रहे हो, पतले 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 बहुत सारे, ये जो आपको बहुत सारी धारियां दिख रही हैं, ठीक है, ये बहुत सारी लेमिनेटेड फिल्म्स होती हैं। इनका एक कारण होता है लगाने का। तो अंदर से इसकी कॉइल जो है, जो इसके अंदर एग्जैक्टली होता है वो ऐसा होता है, एक बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा कुछ फ्रेम या स्क्वायर जैसा सिमेट्रिकल सा फ्रेम होता है। उस पर इधर तार बंदी होती है बहुत सारी, इधर तार बंदी होती है बहुत सारी, यहां से बिजली आ रही होती है, यहां से बिजली जा रही होती है। ये पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर बहुत सारी थिन थिन प्लेट्स होती है, हर प्लेट के बीच में पन्नी लगी होती है, लैमिनेटेड होती है वो सारी प्लेट्स, ठीक है, ताकि करंट ना चल पाए अंदर, इंसुलेशन के लिए। और ये तार है, ये तार प्रॉपर वायर है, इसका रबर नहीं है इसके ऊपर, ये प्रॉपर वायर होती है, इसके ऊपर लिपटी होती है, ठीक है। वैसे इंसुलेशन करके करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम काम होगा। रबर से वायर लिपटी हुई है, इधर से आ रही है 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट आई, इसके अंदर गई, हमें कितनी चाहिए घर में 220, इधर से 220 ही निकलेगी, 2000 आएगी 220 निकलेगी। इस तार का कोई फिजिकल टच नहीं है और इस कॉइल में करंट नहीं चल रहा। हैरानी की बात, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में करंट नहीं है, टच कर सकते हो आप इसे, करंट नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो? कि तुम सोचो यहां से करंट इसके अंदर जा रहा है, ना 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 ना, ये दूर से यहां बैठे बैठे ये कॉइल उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। म्यूचुअल इंडक्शन, क्या पढ़ा था हमने? म्यूचुअल इंडक्शन की दो कॉइल जब एक दूसरे से कपल्ड होती हैं कि इसका फ्लक्स उसमें से गुजर रहा हो। ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूं मैं अभी। इस ट्रांसफॉर्मर में ध्यान समझ लो, इधर से बिजली जाती है, उधर से बिजली निकलती है। ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हो, इस रेक्टेंगल के बारे में बात आ रहा था तुम्हें कि इस रेक्टेंगल का एक ही काम है, सिर्फ एक काम। यहां से करंट आ रहा है और इसमें करंट चल रहा है और यहां से करंट जा रहा है। ये जो पिंक कलर की कॉइल आपको दिख रही है, ये जब सोलेनॉइड जैसा कुछ है, इसमें जब करंट चलेगा तो इसके अंदर क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगी? ये रेक्टेंगुलर फ्रेम बस एक ही काम करता है कि इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से होके इस वाली में जाती है। ये जो आप लोहे का फ्रेम देख रहे हो, इसका एक ही काम है कि यहां की मैग्नेटिक फील्ड वहां से गुजर जाए, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैप कर लेता है। सॉफ्ट आयरन है ये, सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। तो इस वाली कॉइल के अंदर जो फील्ड निकल रही है वो पूरी मुड़कर इस वाली कॉइल से गुजरती है। तो जब इसमें करंट बदलता है, उसके अंदर भी करंट बदलता है। इसमें फ्लक्स चेंज होता है, उसका फ्लक्स चेंज होता है। इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगी? क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, सेम फील्ड है। तो सेम फील्ड फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो क्या इंड्यूस हो जाती है? ईएमएफ। यहां से यहां बैठे बैठे ये कॉइल उसमें ईएमएफ इंड्यूस करती है और वो आपके घरों में जाता है। इन तारों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। खैर, इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल जहां पर बिजली आई, सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर ने मोटिवेट करके या मैनिपुलेट करके या ट्रांसफॉर्म करके उसको भेज दिया। ट्रांसफॉर्मर डाउन भी करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, डिपेंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पावर हाउस के पास आपका घर है, पावर हाउस से निकल रहा है 15,000 वोल्ट, तो वही तार अगर आपके घर में डाल देंगे सब जल जाएगा एक बार में। 15,000 वोल्ट तो नहीं चाहिए, अपने को 220 चाहिए। तो पावर हाउस के पास अगर आपका घर है तो वहां बिजली बनी है, तो वहां जो 15,000 वोल्ट की तार चल रही है वो ट्रांसफॉर्मर में आएगी, ट्रांसफॉर्मर 15,000 को 220 करेगा और आपके घर में भेज देगा। वहीं अगर 200 किलोमीटर दूर आपका घर है ट्रांसफॉर्मर से, उससे पावर हाउस से, तो वहां जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करेगा? जो आपके घर के पास तार पहुंची जब आपके घर के पास, तो तार के अंदर 15,000 वोल्ट वहां से चली थी, आते आते वोल्टेज कम हो जाती है हमेशा तार में, तो घटते घटते वो 100 वोल्ट रह गई, 50 वोल्ट रह गई। उस 50 वोल्ट को बढ़ाकर 220 कर देगा। तो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप भी करता है, स्टेप डाउन भी, वोल्टेज बढ़ाता भी है, वोल्टेज घटाता भी है। पेपर में व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? इट इज अ डिवाइस दैट स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन द, इट इज अ डिवाइस दैट स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन द अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अच्छा, प्रिंसिपल इसका सिंपल है, लिखा तो मैंने बहुत बड़ा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपको बता रहा हूं पेपर में एक शब्द काफी है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। खत्म। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। कि अगर दो कॉइल इस तरीके से रखी है कि इसका सारा फ्लक्स इसमें से जा रहा है, इसकी पूरी फील्ड इसमें से जा रही है, तो जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और इसमें फ्लक्स चेंज हुआ है तो इसके अंदर क्या इंड्यूस होगी?
और इसके अंदर जो इंड्यूस होगी उससे आप अपना काम कर लोगे। ठीक है, तो ये फ्लक्स चेंज करेगा, इसके करने से अपने आप इसमें फ्लक्स चेंज हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक में फ्लक्स चेंज हुआ दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? म्यूचुअल इंडक्शन। कहां से आया? म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, तो यहां पर बोला इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन अ चेंजिंग करंट इज पास्ड थ्रू वन ऑफ द coils an induced EMF is set up in the other coil। ये हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन में, याद है? म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि अगर एक कॉइल में करंट को चेंज करोगे तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो एक कॉइल में करंट चेंज होता है, पहले वाली कॉइल में करंट चेंज होता है, दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है अपने आप, और वो ईएमएफ हमारे काम आता है 220 वोल्ट बन के। अभी इसका डायग्राम कैसे बनता है? देखो ये फ्रेमिंग यहां पे इन्होंने बना रखी है, मैं आपको बताता हूं कैसे है। मैं एक बार बना के मिटा दूंगा, फिर भी देख लो एक बार। सबसे पहले आपको एक ऐसा फ्रेम बनाना है, उसके बाद उसके अंदर ये बना रखा है फ्रंट, फिर साइड में एक ऐसा डंडा, ट्रांसफॉर्मर है पूरा बनाना तमीज से, इतना इन्होंने बना के दिया है। ऐसा ही है, ठीक है? दोबारा बना के दिखाऊं, समझ में आ गया? ठीक है, अगर स्केल वेल से बनाओगे तमीज से बन जाएगा। अब पेपर में अगर तमीज से बनाते हो तो वैसे भी बिना स्केल के भी सही बन जाता है। इसके बाद इसका पूरा अभी ड्राइंग बनेगी इसकी पूरी। उसके बाद क्या होगा? यहां पर अंदर ऐसे एक एल शेप लाइंस बना लेना 2, उसके बाद इसको यहां से ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब क्या करना है? अब तुम्हें पतली पतली लाइंस बनानी है बहुत सारी, इसके पैरेलल 3-4 भी बना दोगे डायग्राम में तो काफी है। और फिर ये लाइन यहां से ऐसे उतर जाएंगी। इसे बोलते हैं सेकेंडरी ईएमएफ, जो बाहर मिली हमें। ये कौन सी गई है? प्राइमरी ईएमएफ, जो यहां से गई है। तो प्राइमरी वोल्टेज यहां से गई, इस तार में चल रही थी, और वहां मिली हमें सेकेंडरी वोल्टेज। अब इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसके होते हैं ऑलमोस्ट हमेशा अलग अलग होते हैं। सेम होंगे तो मतलब ही नहीं बनता ट्रांसफॉर्मर यूज करने का। दोनों टर्न्स हमेशा अलग अलग होंगे, या तो उसमें ज्यादा होंगे या तो इसमें ज्यादा होंगे, किसी एक में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बोलते हैं एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। इसे बोलते हैं एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। जब ये डायग्राम इतना बन जाता है, इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद आपको ना यहां पर एक फ्लक्स का सिंबल बनाना होता है, और यहां पे लिंकेज दिखाने के लिए डैश 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 करके ऐसे लाइंस बनानी होती है। हम ये दिखा रहे हैं कि इस फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा फ्लक्स कैद है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है वो पूरी इसके अंदर घूम रही है। अब आसान भाषा में विद्वानों ये बात समझ लो, यहां पर इनपुट ऐसी गया ना, तो ये शेप बना रहा हूं, वेव फॉर्म कहते हैं, वेव फॉर्म। ये आपने यहां पे इनपुट दिया वेव फॉर्म में, ठीक है? ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट मिला यहां पे, ईपी। यहां पर भी आपको ऑल्टरनेटिंग आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एसी से डीसी बन जाएगा, नहीं, सेम आपको ऑल्टरनेटिंग आउटपुट मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए, काम कैसे कर रहा है। पहले हर चीज को लेबल कर लेते हैं। दिस इज कॉइल, और पूरा नाम रखें तो लैमिनेटेड कॉइल। ये लैमिनेटेड कॉइल है। इसमें क्या होता है? हम लोहे के पतले पतले फ्रेम लेते हैं, बहुत सारे, 50-100, और उनके बीच में पन्नी लगाकर, पन्नी मतलब मैं इंसुलेशन बोल रहा हूं, इंसुलेशन लगाकर उन्हें चिपका देते हैं, ताकि एक पूरा सॉलिड लोहे का फ्रेम ना हो, पतले पतले बहुत सारे फ्रेम हो जिनको जोड़ा जाए। अगर एक ही फ्रेम लेते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों जाता है? क्योंकि जब एक ही फ्रेम लेते हैं तो उसमें चलता है करंट। क्या चलता है? कभी कभी करंट चलता है उसके अंदर, और जो करंट चलता है उसे हीट कर देता है। अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेम लेते हैं, इंसुलेशन आ जाता है बीच बीच में, तो पूरा सर्किट नहीं बन पाता इंसुलेशन की वजह से, तो फिर करंट चलता भी है तो थोड़ा बहुत चलता है, उससे वो हीट अप नहीं होता। इसलिए हम बहुत सारे लेमिनेटेड फ्रेम से कॉइल बनाते हैं, इसे लेमिनेटेड कॉइल कहते हैं। ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, लेमिनेटेड फ्रेम, प्राइमरी कॉइल। ये है सेकेंडरी कॉइल। जितनी मैंने मार्किंग करी है, 1, 2, ईपी, ईएस, एनपी, एनएस, फाइव, इतनी ही मार्किंग आपको करनी है। ये डायग्राम आपका पूरा कंप्लीट है। बनाने का प्रयास अगर कर भी रहे हैं तो अभी रुक जाएं, एक बार को पहले समझ लें काम कैसे हो रहा है।
आप बना तो लेंगे, काम रह जाएगा आपका। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें? हो ये रहा है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फिक्स नहीं होती। करंट की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, मैक्सिमम जाएगी, फिर कम होगी कम होगी, जीरो जाएगी, फिर नेगेटिव में बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगी, फिर ऊपर आके जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर नीचे, फिर बढ़ेगी, फिर नीचे। ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कभी भी फिक्स, हर वक्त करंट बदलता रहता है। बोलो हर वक्त करंट, हर वक्त अगर कॉइल में करंट बदलता रहेगा, अब यहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा है सारे विद्वानों, अगर हर वक्त कॉइल में करंट बदलता रहेगा तो करंट से ही तो बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, करंट से ही तो बन रही है। अगर हर वक्त इस कॉइल में करंट बदल रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है ना करंट, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट बदलता रहेगा, करंट बदलता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहेगी तो मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स, और इसी की मैग्नेटिक फील्ड यानी इसी का फ्लक्स तो इसमें से गुजर रहा है। तो अगर ये करंट ऑल्टरनेटिंग है तो इस करंट की भी कोई मजबूरी नहीं है, ये इसका नेचर ही ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग करंट की खुद की आदत होती है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। तो क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ती घटती रहेगी हमेशा, ऑल्टरनेटिंग करंट है, कभी भी फिक्स नहीं होगा, कभी भी 5 एम्पियर पे आकर रुकेगा नहीं, 5, 3.5, 4.5 घटता रहेगा, फिर बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, फिर करंट अपने आप बदलता रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बदलती रहेगी। और यही मैग्नेटिक फील्ड किसमें से गुजर रही है? इसके अंदर से। इस कॉइल में कोई भी और बैटरी बुटरी नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इस कॉइल से मैंने पूछा क्या हो रहा है, इसने बोला पता नहीं, मेरे अंदर से कुछ कोई फील्ड जा रही है। किसकी फील्ड जा रही है इसके अंदर से? प्राइमरी कॉइल की। तो प्राइमरी कॉइल की फील्ड सेकेंडरी में जा रही है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट चल रहा है ऑल्टरनेटिंग, तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है टाइम के साथ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन। अगर टाइम के साथ आई बदलता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो ये तो बोल सकती है ना प्राइमरी को, सेकेंडरी कॉइल, कि मेरे अंदर से जो फील्ड जा रही है, बेशक वो किसी की भी है, वो फील्ड की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसने बोला मेरे अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर का फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसी के अंदर क्या इंड्यूस हो गया? ईएमएफ। और वो जो ईएमएफ इसके अंदर पैदा हुआ फ्लक्स चेंज होने से, उसी ईएमएफ को हमने आगे पास ऑन किया और वही हमारी सेकेंडरी वोल्टेज बन गया। इसने फ्लक्स चेंज करके इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, इसमें करंट चेंज हुआ, और हुआ किया या हो रहा था? इसमें करंट चेंज मैंने किया है। क्या चेंज हुआ? वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, खुद ही चेंज होता रहता है, उसकी वैल्यू ऐसी होती है। करंट लगातार चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार, और फील्ड लगातार चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी लगातार, और इसी का फ्लक्स इसमें से जा रहा है, इसके थ्रू जो फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें क्या हुआ? फराडे ने कहा था ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई, और वही ईएमएफ है हमारी सेकेंडरी ईएमएफ। क्या है? क्या दोनों में से सेम फ्लक्स जा रहा है? दोनों में से जो फ्लक्स का चेंज इसमें हुआ वही फ्लक्स का चेंज, पक्का पक्का? यानी कि इसका जो फाई है वही इसका फाई है। हाँ ना बोलो? फर्क क्या है? बस नंबर ऑफ टर्न्स का। किसका? मैंने एक बार याद किया मन में कि ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे फराडे की बात याद आई। फराडे ने कहा था E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। मैंने फराडे से पूछा था कि फराडे भाई साहब अगर n टर्न्स हो, तो अगर 1-2 टर्न ना हो, 1 टर्न ना हो, 10-12 टर्न हो, तो फराडे ने फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू माइनस n d∅। मैंने कहा ठीक है फराडे भैया, ये बात मुझे याद आ गई, और वापस से यहां पे आता हूं कि फराडे ने कहा था ईएमएफ का फॉर्मूला है, ईएमएफ का, ये प्राइमरी ईएमएफ, ये सेकेंडरी ईएमएफ। मैंने प्राइमरी ईएमएफ के लिए लिखा EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅dt। क्या मैंने सही लिखा है? EMF इज इक्वल टू N d∅dt। N टर्न्स है ना, एक टर्न होता तो सिंपल आता d∅dt। EMF इज इक्वल टू N d∅dt। सही है गलत है? ये फॉर्मूला है फराडे का। अब ये बताओ क्या ये जो d∅dt है ये दोनों कॉइल के लिए सेम है? क्योंकि जो फ्लक्स चेंज इसमें हो रहा है वही तो उसमें हो रहा है, सेम ही कॉइल का तो फ्लक्स उसमें से गुजर रहा है। तो जब मैंने सेकेंडरी कॉइल के लिए फॉर्मूला लिखा ES, सेकेंडरी कॉइल के लिए वो फॉर्मूला लिखा EMF इंड्यूस इज इक्वल टू NS, तो क्या d∅dt दोनों में सेम आएगा? फ्लक्स ही तो सेम है दोनों में, नंबर ऑफ टर्न्स तो अलग अलग है। हाँ ना बोलो? तो ये था इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन जब मैंने दोनों को डिवाइड किया, क्या निकल के आ गया? मैं उल्टा कर रहा हूं ना, उल्टा, घबराना मत। ES बाय EP, ES बाय इज इक्वल टू NS बाय NP। सही है? ES बाय EP इक्वल टू NS बाय। तो ये जो निकल के आया इससे मुझे कुछ पता चला। क्या?
अब आपको फ्रैक्शन में डीलिंग अगर पता है तो मैं नहीं पता बता देता हूं। अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है तो हम एक बात बोल सकते हैं, अगर इधर c बड़ा होगा तो इधर, ये रेशो का रूल है कि दो चीजें अगर इक्वल होती है रेशो में, तो अगर इधर वाले का न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इधर वाले का भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ये बेसिक मैथ का रूल है भाई। तो यहां देखो, ये है सेकेंडरी ईएमएफ, ये है प्राइमरी ईएमएफ, ये हम सप्लाई करते हैं या हमें मिलती है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, अगर एनएस बड़ा हुआ एनपी से, एनएस बड़ा हुआ एनपी से, तो क्या होगा? तो क्या ईएस बड़ा नहीं होगा ईपी से? तो ईएस बड़ा होगा ईपी से। मतलब आपकी वोल्टेज आपको बढ़ के मिल रही है घट के मिल रही है? सेकेंडरी वोल्टेज जो मिल रही है वो ज्यादा है कम है? अगर एनएस ज्यादा हुआ तो ईएस भी, वोल्टेज विल डिक्रीज इंक्रीज। आपने जितनी प्राइमरी में वोल्टेज दी थी उससे ज्यादा ईएस में मिल रही है सेकेंडरी में। अगर एनएस बड़ा है तो यहां रेशो देखो, एनएस बड़ा हुआ तो ईएस बड़ा होगा। सेकंड केस क्या है? अगर एनएस छोटा हुआ एनपी से कम हुआ, एनएस छोटा हुआ तो ईएस भी, तो सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगी। मतलब आपने ज्यादा वोल्टेज दी थी प्राइमरी में और मिली कितनी आपको? कम। तो वोल्टेज विल डिक्रीज। ये बात सिंपल है। अब इस बात को अगर यहां फिगर में समझें तो ये कह रहा है कि अगर सेकेंडरी में टर्न ज्यादा हुए इसके कंपैरिजन में तो आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, सेकेंडरी में टर्न्स कम हुए तो आपको कम वोल्टेज मिलेगी। यानी कि इन सब ट्रांसफॉर्मर के सेटअप में सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ाएगा या घटाएगा, वो है नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी में टर्न्स हुए तो वोल्टेज बढ़ के मिलेगी, प्राइमरी से कम टर्न्स हुए तो वोल्टेज घट के मिलेगी। सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरफ ज्यादा उस तरफ की वोल्टेज भी ज्यादा, जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम उस तरफ की वोल्टेज भी कम। इस डायग्राम को देख के क्या लगता है, ये हमें वोल्टेज घटा के दे रहा है या बढ़ा के दे रहा है? ये ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है घटा के दे रहा है? हम यहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, मैंने यहां ज्यादा वोल्टेज दी होगी और यहां कितनी मिल रही है? कम। तो आपको सिर्फ सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स देखने हैं। सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा हैं तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, बढ़ के मिलेगी पक्का। प्राइमरी ज्यादा होगी वोल्टेज या सेकेंडरी ज्यादा होगी? दोबारा, अगर आपके सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं प्राइमरी से तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। और अगर सेकेंडरी के टर्न्स कम है तो कम वोल्टेज मिलेगी। तो कौन डिसाइड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी के या प्राइमरी के या दोनों के? किसके ज्यादा होने चाहिए स्टेप अप के लिए? ज्यादा वोल्टेज चाहिए मुझे, तो ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स कौन से ज्यादा होने चाहिए? और अगर सेकेंडरी के टर्न्स कम हुए तो फिर कैसी वोल्टेज मिलेगी? तो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा के भी देता है और बढ़ाएगा या घटाएगा ये कैसे बताता है? अंदर कॉइल को देख के। अगर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी के टर्न ज्यादा तो वोल्टेज बढ़ के मिलेगी, प्राइमरी के ज्यादा वोल्टेज कम होके मिलेगी। लेकिन इसको और सिंपल करने के लिए फिजिक्स में एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी गई, ट्रांसफॉर्मर्स कांस्टेंट। क्या बोला गया उसे? ये जो आप ईएस बाय ईपी देख रहे हो ना, ये जो रेशो है यही ट्रांसफॉर्मर का रेशो है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स रेशो। तो इसको इक्वल रख दिया, ईएस बाय ईपी इक्वल टू एनएस बाय एनपी। तो था ना, इसको के मान लिया। क्या मान लिया? के। क्या मान लिया? और के है तो नीचे क्या रहा होगा? 1। तो ये फिजिक्स में इसको आसान करने के लिए एक के का आविष्कार करके इसके आगे डाल दिया गया कि सेकेंडरी बाय प्राइमरी हमेशा किसके इक्वल होगा? के। हमने कहा ये के क्या है? उसने बोला के बस एक कांस्टेंट है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स कांस्टेंट। ये के हमें बताएगा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा रहा है या वोल्टेज घटा रहा है। हमने कहा वो तो एनएस और एनपी से बता रहा था। हमने कहा हाँ बता रहा था, लेकिन के से ही बता रहा है। एनएस एनपी दो बंदे और के, तो ये कहा गया कि के से देखेंगे। हमने कहा कैसे? आप खुद सोचो, के है और नीचे कौन है? 1। अगर के और 1 में से कौन बड़ा हुआ? अगर के बड़ा हुआ तो ईएस ज्यादा होगा, रेशो है ना। और अगर के 1 से छोटा हुआ तो ईपी ज्यादा होगा। नहीं आया? तो सिंपल सा नया, इसके बाद एक नया लॉ डाल दिया गया कि अगर के इज ग्रेटर देन 1 तो आपकी वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, आपको सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा मिलेगी।
अगर के वन से छोटा हुआ तो सेकेंडरी वोल्टेज कम मिलेगी आपको प्राइमरी से। तो सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी या ज्यादा होगी, कौन डिसाइड करने लग गया? के। तो आपको नंबर ऑफ टर्न से भी याद रखना है और के से भी याद रखना है। तो आज के डेट में कोई बोले ना के वन से बड़ा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा के देता है, के वन से छोटा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज घटा के देता है। तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से भी बात बोल सकता हूं और के की मदद से भी बात बोल सकता हूं। पेपर में किससे आएगा कुछ नहीं पता, एमसीक्यू रीजनिंग दोनों से आती है। याद रखना, ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट लिखने के लिए के बराबर रखने के लिए ऊपर एस आता है और नीचे पी। कई बार बच्चे डेरिवेशन कर रहे होते हैं, एनपी ऊपर ले लेते हैं, एनएस नीचे और उसे के इक्वल रख देते हैं। ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट तब आता है जब ऊपर सेकेंडरी हो नीचे प्राइमरी हो। एनएस बाई एनपी इज इक्वल टू ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक दिक्कत है पहले बताओ, ये समझ में आ गया? तो यहां तक ये पूरा जो मैंने यहां तक कर दिया, दिस इज द टॉपिक जो पेपर में आता है ट्रांसफॉर्मर के नाम से। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग एंड थ्योरी सारी मैंने बता दी तुम्हें यहां पे। ये वर्किंग के 2 पॉइंट मैं आपको बोल रहा था कि लिख देना पेपर में, मैंने कहा एक बार लिख भी देंगे। एसी फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, ऑल्टरनेटिंग करंट पहली कॉइल से गुजरता है, इट जनरेट्स एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, बदलता हुआ फ्लक्स पैदा होता है इन द कोर विच आल्सो पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। चेंजिंग फ्लक्स चेंज, जो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स चेंज हुआ, चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होता है, सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है, प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है भैया, और फिर हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, NdΦdt काट देते हैं और आंसर आ जाता है। अच्छा, आइडियल कंडीशन, ट्रांसफॉर्मर की आइडियल कंडीशन, उस दिन जो सवाल पूछा था उसका उत्तर एक दो बच्चों ने दिया भी था, मैं आपको उसका उत्तर बताता हूं। एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर करता क्या? ट्रांसफॉर्मर करंट एनर्जी, क्या कौन सी एनर्जी? मैंने पूछा था ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा देता है, लाता कहां से? ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा देता है, लाता कहां से? 220 वोल्ट डाली, 2000 वोल्ट निकल गई, जादू हो गया। तो ऐसे फिर कितनी बिजली बन जाएगी? हाँ ना बोलो। तो ट्रांसफॉर्मर ऐसा करता कैसे है? ट्रांसफॉर्मर ऐसा करता है एक खर्च पे। ट्रांसफॉर्मर में इनपुट आउटपुट बिल्कुल सेम होता है, वोल्टेज का आउटपुट इनपुट सेम नहीं होता, लेकिन जो पावर का इनपुट आउटपुट है बिल्कुल सेम होता है। तो आइडियल कंडीशन जो ट्रांसफॉर्मर की है उसमें इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होती है। अब ये बात ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला काम आता है पेपर में। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, सुना है आपने कभी? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। इस चैप्टर में वोल्टेज को क्या बोलते हैं? E, क्या बोलते हैं? तो इनपुट पावर यानी कि इनपुट ईएमएफ इंटू इनपुट करंट, V इंटू आई। इस चैप्टर में V को क्या बोलते हैं? E। आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कॉइल की पावर, प्राइमरी कॉइल की पावर, ये इनपुट पावर आई, ये आउटपुट पावर गई। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में दोनों पावर इक्वल होती है। हमें लगता है वोल्टेज कम बढ़ती हो रही है, होती भी है, लेकिन पावर बिल्कुल सेम होती है। अंदर जितनी पावर आती है उतनी पावर बाहर जाती है। अभी कैसे हो पाता है देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले सब कुछ छुपा है। मैं ईएस को यहां रखता हूं, ईपी को नीचे ले आऊंगा, तो ईएस बाय ईपी, आईपी को यहां रखता हूं, आईएस को नीचे ले आऊंगा, आईपी बाय आईएस। अब सब कुछ ना इस एक्सप्रेशन के अंदर छुपा हुआ है, इस छोटे से रेशो के अंदर। जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ईएस बाय ईपी का रेशो आईपी बाय आईएस के बराबर भी आ जाता है। आइडियल केस में ही होता है ऐसा, परफेक्ट ट्रांसफॉर्मर जहां एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो जितनी पावर आप देते हो उतनी पावर आपको बाहर मिलती है। पर भैया हम तो वोल्टेज बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ वोल्टेज बढ़ती है भाई, वोल्टेज बढ़ती है, पर करंट वोल्टेज बढ़ती है पर करंट, जब वोल्टेज कम होती है तो करंट, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है करंट इंटू वोल्टेज। जब वोल्टेज बढ़ जाती है तो करंट कम हो जाता है, जब वोल्टेज कम हो जाती है तो करंट, और उनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहता है। समझ रहे हो? यहां पे इस फॉर्मूले में साफ दिख रहा है, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज आपको ज्यादा मिली है तो सेकेंडरी का करंट कम होगा। समझ रहे हो? सेकेंडरी का करंट, अगर ईएस ज्यादा है तो मतलब आईपी ज्यादा होगा। सेकेंडरी का करंट वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी का करंट ज्यादा होगा। तो मतलब अगर मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, अब सुन लो कोर की बात बता रहा हूं, मेन बात। ये तो एक फॉर्मूला था, आइडियल केस पेपर में आता है, आइडियल कंडीशन में क्या रिलेशन निकलता है तो ये आ जाता है। इसको एक्सटेंड कर देता हूं तुम्हारे लिए। हमने पढ़ा था ईएस बाय ईपी इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था अभी हमने? एनएस बाय एनपी इज इक्वल टू, अब क्या नया आ गया? करंट उल्टा, करंट का उल्टा, आईएस बाय आईपी बाय
और इज इक्वल टू के, ये हमने पढ़ा था। तो ये आइडियल कंडीशन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, आपके एमसीक्यू में भरपूर हेल्प करेगा ये आपकी, ठीक है। और ये भी किसी ने बोला एक ट्रांसफॉर्मर था, उसमें इनपुट करंट आया 5 एम्पियर, आउटपुट करंट गया 2 एम्पियर, इनपुट वोल्टेज आई 15 वोल्ट, बताओ आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? ठीक है, करंट पता है, वोल्टेज पता है, निकाल लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? इनपुट मतलब प्राइमरी, आउटपुट मतलब सेकेंडरी। तो आपको अगर इनमें से कोई 3 दे दे, चौथा पूछे, आप निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर ये सिर्फ आइडियल कंडीशन में वैलिड है, और रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मर में थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, जितनी एनर्जी हम देते हैं उससे कमी मिलती है हमेशा। भैया वोल्टेज कैसे बढ़ा देता है? वोल्टेज बढ़ाता है करंट को खाकर। आपने जब पावर हाउस से करंट भेजा था ना, तो पावर हाउस से जब करंट आता है, तो अगर वहां पे आपने 100 एम्पियर करंट भेजा तार में और 15,000 वोल्ट भेजा, तो आपके घर के पास वोल्टेज 15,000 की 150 हो जाती है, खत्म हो जाती है वोल्टेज, तार वोल्टेज खा गई। पर करंट 100 का 100, करंट कभी कम। इनमें से कोई भी डिवाइस करंट नहीं खाता, कोई भी तार करंट नहीं खाती। करंट जितना होता है वो उतना ही रहता है, तो जितने एम्पियर चला था उतने एम्पियर पहुंचता है। तो वहां पे ना करंट को लोड करके भेजते हैं, 500 एम्पियर करंट भेज दिया तार के अंदर, 500 एम्पियर करंट भेज दिया तार के अंदर, कितने एम्पियर? 500 एम्पियर करंट भेज दिया तार के अंदर, कितने एम्पियर? अब 500 एम्पियर करंट आया और 15,000 वोल्ट आई, उसे पता है पावर हाउस वाले को वोल्टेज तो कम हो जाएगी, लेकिन करंट 500 का। हमारे घर में कितने एम्पियर करंट चाहिए? 1, 2, 5, 10, 15, 20 एम्पियर से ऊपर करंट का तो डिवाइस ही नहीं है। एसी चलता है 16 एम्पियर पे। वर्स्ट केस बहुत ही कोई बड़ी चीज आप लगा लो, समझ रहे हो, 10-20 हजार वॉट उसकी कंजम्पशन है, तो भी वो कितने एम्पियर खा लेगी? मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 50 एम्पियर। 50 एम्पियर से ज्यादा किसी के घर की जरूरत ही नहीं है। एफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है एफिशिएंसी, ईटा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट, सुना है कभी? अरे सुना तो, फॉर्मूला तो सुना होगा, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू, अभी मैंने आउटपुट पावर का फॉर्मूला देखा था, ES इंटू IS, सेकेंडरी EMF इंटू सेकेंडरी करंट, और इनपुट पावर EP इंटू दिस इज एफिशिएंसी। कभी न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बस एक फॉर्मूला है, बस पता होना चाहिए। आपके नोट्स किताब में सब लिखा हुआ है, ठीक है, जो जो भी बता रहा हूं सारा कुछ किताब में है, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मर अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पेपर में। इस पे न्यूमेरिकल आज तक तो मैंने नहीं देखा सीबीएसई में, तो जो नहीं देखा वही आने का चांस मानते हैं हम, तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ES by IP इंटू IS by IP इंटू 100, ठीक बात है।